फ्रैक्टल एनालिटिक्स, जी हाँ, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है अगले हफ्ते 9 फरवरी को और ये खुला रहेगा 11 फरवरी तक। 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी को एंड टू एंड एआई सॉल्यूशंस देने का कंपनी करती है कारोबार। बिल्कुल सही कहा, सोचा आपने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, जीएनआई सॉल्यूशंस देने का कंपनी कारोबार करती है। एनालिटिक्स और एआई में कंपनी का अनुभव है 25 साल से ज़्यादा का। एडवांस एआई स्किल्स जैसे कि जेन एआई, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, डाटा इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी देती है। बाकी सारी चीज़ें भी समझेंगे टॉप मैनेजमेंट से कि किस तरह का कंपनी का कारोबार है। लेकिन उससे पहले आइए जानकारी आपको आईपीओ की दे दूँ। 857 से 900 रुपये ये आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया गया है। इशू की साइज़ है कुल मिलाकर 2,834 करोड़ की। उसमें से 1,023 करोड़ जाएंगे फ्रेश इशू और 1,800 करोड़ का होगा ऑफर फॉर सेल, जिसमें अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी स्टेक बेचने की तैयारी में हैं। 15,480 करोड़ का होता है कंपनी का मार्केट कैप ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए, दो खास मेहमान कार्यक्रम में है तैयार। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन, को फाउंडर, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीकांत वेलाकन्नी से और साथ ही वेलामकन्नी साहब से, और साथ ही अश्वथ भट्ट साहब हैं जो कंपनी के सीएफओ हैं। इन दोनों से करते हैं मुलाकात। पहले तो श्रीकांत वेलामकन्नी साहब का मैं परिचय आपको दे दूं। आईआईटी दिल्ली से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। आईआई अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, यानी कि दोनों जो टॉप क्लास डिग्री होती है आईआईटी आईआईएम दोनों की है श्रीकांत जी ने। मार्च 2020 से आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। 2000 से माफ़ कीजिएगा, 25-26 साल से, और इतना ही अनुभव उनका है इस टेक्नोलॉजी सेक्टर का। चार्टर्ड अकाउंटेंट है अश्वथ भट्ट साहब जो कि सीएफओ हैं कंपनी के, और इनसे भी हम करेंगे मुलाकात। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बताएं सर, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कारोबार करते हैं आप? देखिए, जो एआई है, ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है। अब जो भी आप कंपनीज में डिसीजंस करते हैं, बड़ी कंपनियां दिन में करीब 1000, 10,000, मिलियंस ऑफ डिसीजंस करती हैं हर दिन। और इन डिसीजंस में अगर आप डेटा ले आए, एल्गोरिदम्स ले आए और उससे पैटर्न मैच करके प्रिडिक्ट करें कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो आप उसको डिसीजंस को बेहतर ले सकते हैं और उससे आपका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, आप नए प्रोडक्ट ठीक से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ज्यादा सक्सेसफुल हों। सो ये सब चीजों में आपको चाहिए एल्गोरिदम्स और एआई। आपको चाहिए एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो ये फ्रैक्टल करता है। शुरू से 25 साल से हम ये कर रहे हैं कि हाउ डू वी पावर एवरी डिसीजन इन द एंटरप्राइज। एंड बिग लार्ज एंटरप्राइजेस ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे डेटा होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं और कई तरह के डिसीजंस लेते हैं। प्राइसिंग प्रमोशन देना है, कस्टमर्स को ठीक से अंडरस्टैंड करना है, सप्लाई चेन में देखना है कि ज्यादा प्रोडक्ट इन्वेंट्री ना हो या कम इन्वेंट्री ना हो, तो कैसे फोरकास्टिंग करें। और ये सारे डिसीजंस जो कंपनीज लेती हैं, इनके लिए हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं जिससे इनका डिसीजन और अच्छा हो जाए। हम सब दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज, 1000 ऐसे बड़े कंपनीज हैं, हम उनको डिफाइन करते हैं, कहते हैं मस्ट विन क्लाइंट, MWC। ये करीब 1000 सच कंपनियां हैं। इन कंपनीज को हम सर्व करना चाहते हैं, उनमें से हम 120 कंपनीज को भी सर्व करते हैं और हमारा करीब 3000 करोड़ का रेवेन्यू है इसमें। परफेक्ट। श्रीकांत सर, एक चीज़ और, आपने जैसा बताया कि हम 25 साल से काम कर, हमने तो एआई का नाम अभी 2-4 साल से सुना है। 25 साल पहले से चल रहा है सर ये? जी, ये तो एक्चुअली 70 साल से चल रहा है। अच्छा। जो एआई नाम की जो टेक्नोलॉजी है, एलन ट्यूरिंग ने एक इमिटेशन गेम करके एक पेपर लिखा था 1950 में, हाँ, हाँ। और 1956 में एआई टर्म को कॉइन किया गया था। तो उसके बाद सारा एक्शन जो है वो थोड़ा स्लो हो गया। अराउंड 2000 में जब फ्रैक्टल ने शुरू किया, उस समय पूरा काम था डेटा को लेकर प्रेडिक्ट करना कुछ। हम सबसे पहले हमने बैंक के साथ काम किया जहां पर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कौन से कस्टमर उनके लोन को डिफॉल्ट करेंगे, तो उनको आप लोन दे ही नहीं, और कैसे आप अप्रूवल आधे घंटे के अंदर किसी भी लोन का अप्रूवल दे सके, राइट? तो कैसे रिस्क मॉडल बनाए, तो हमने वैसे शुरू किया। तो उसके बाद 2010 में ये जो एआई मॉडल्स थोड़े बेटर होने लगे और उनको वी वेंट टू समथिंग कॉल्ड एज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? ये ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है और ये एक नेटवर्क बनाता है जिसमें, अभी एग्जांपल्स देंगे तो सीख के एक नेटवर्क बना देता है जो आगे के डिसीजंस को आपको हेल्प कर सके। सो वो डीप लर्निंग नेटवर्क्स 2010 से टेक ऑफ करना शुरू किए, और 2022 में आपने चैट जीपीटी को देखा, और उस समय जब हम
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इतने अच्छे तरह से समराइज करे या फिर पोएम लिखे एटसेट्रा, तो उसकी वजह से सारे दुनिया को एआई के बारे में ज्यादा पता लगा। लेकिन ये 70 साल से है और फ्रैक्टल इसे 25 साल से कर रही है, और हमारा मकसद वही रहा है कि हम हर डिसीजन को पावर करें एआई के साथ। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए एआई का पूरा आगे का और पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी, आगे का आउटलुक भी। अब आइए ज़रा फाइनेंशियल्स पे बात कर रहे हैं। भट्ट साहब ज़रा ये समझाएं कि आपका 1023 करोड़ का फ्रेश इशू है। पैसे की किस चीज़ के लिए ज़रूरत है आपको? धन्यवाद. So, in this 1023 crores, we are going to spend 355 crores mainly on R&D. R&D हमारे लिए बहुत important चीज है, इसीलिए main spending will be on R&D of 355 crores. Other than that, around 265 crores will be spent on repaying a debt that we had taken before. So these are the two main uses of this 1023 crores. Other than that, we will also spend some money on expanding our offices in different cities across India. एक तो कुछ डेट रिपेमेंट करना है और कुछ आर&डी के लिए आप पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, एक और भट्ट साहब ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो ऑफर फॉर सेल में 1810 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, वो कौन है और क्यों बेच रहे हैं? वो मेनली दो प्राइवेट इक्विटी है, जो एक एपैक्स है और दूसरा टीपीजी है, और एक एंजल इन्वेस्टर ऑल्मो ग्रुप, वो भी है हमारे साथ, 25 ईयर से जुड़ा हुआ है कंपनी से। ये तीनों बेच रहे हैं। इसके साथ एक और छोटा सा इन्वेस्टर है, वो भी 20+ ईयर से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये चार लोग बेच रहे हैं। श्रीकांत सर, आपने बताया आपकी 25 साल पुरानी कंपनी है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपने प्रॉफिट किया है अच्छा 220 करोड़ का। FY 24 में लॉस किया है 55 करोड़ का। FY 23 में पहले, उससे पहले प्रॉफिट दिख रहा है। कब से आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है? कितने साल लगे प्रॉफिटेबल होने में, अगर आप 2020 से बिजनेस कर रहे हैं तो? हम 2000 से बिज़नेस कर रहे हैं, और फर्स्ट 1 या 2 साल हमारे प्रॉफ़िट नहीं थे, बट उसके बाद से हमने बहुत कम पैसा रेज़ किया था, बहुत कम फंडिंग रेज़ किया था, तो हमको प्रॉफ़िटेबल बनना पड़ा 2003 से। 2003-4 से हम प्रॉफ़िटेबल हैं, और पूरे अपने 2013 तक हमने कोई प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल रेज़ नहीं किया था। तो हर साल हम प्रॉफ़िट, ना सिर्फ प्रॉफ़िट बना रहे थे, हम कैश फ्लो भी जनरेट कर रहे थे टू सस्टेन एंड टू ग्रो द कंपनी। 2013 में हमने पहली बार सोचा कि एआई जो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट मूव कर रहा है, तो हमको एआई आर&डी में इन्वेस्ट करना है। तभी हमने पहले टाइम टीए एसोसिएट से 25 मिलियन रेज़ किया, और उसके बाद हमने प्रॉफ़िटेबिलिटी को थोड़ा पे कम ध्यान दिया और ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया, और ये चाहा कि आर&डी से हमारे कैपेबिलिटीज़ और बढ़ जाएँ। सो फिर भी हम पूरे अपने हिस्ट्री में ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहे हैं, इफ यू टेक आउट द ईसॉप एक्सपेंस। जो ईसॉप के चार्जेस हैं वो अभी अकाउंटिंग एक्सपेंस है, बट वो एक्चुअली कैश एक्सपेंस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कैश जनरेटिंग कंपनी हमेशा रहे हैं, और अभी जो आईपीओ ईसॉप के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अभी कम हो गए हैं, क्योंकि हमने ईसॉप जो सारे इशू किए हैं 2022 में, तो आगे जाके ईसॉप का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती रहेगी और बढ़ती रहेगी। बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ और समझाएं सर, चूँकि आपने कहा भी कि आप 25 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? कब आप तो IIT IIM हैं, तो कैसे सोचा कि ये मैं अच्छा सा जॉब छोड़ दूँ और ये वाला बिज़नेस करूँ? और साथ ही मैं आपके प्रोमोटर्स की लिस्ट में बहुत सारे नाम देख रहा हूँ, तो आपके साथ और कौन-कौन प्रमोटर हैं जो शुरुआत से अब तक आपके साथ हैं, और किस तरह से आपने शुरू किया, ज़रा ये समझाइए। मैं ग्रेजुएट किया आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उस समय मुझे मैथमेटिक्स और गणित में बहुत दिलचस्पी थी। मैं बहुत उस मैथ पे काम करता था, और जो बीटेक प्रोजेक्ट के समय मैंने ह्यूमन ब्रेन को मॉडल किया, ह्यूमन न्यूरॉन को अंडरस्टैंड किया। तो ये दिलचस्पी हमेशा रही मुझे। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पे भी मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो सबसे पहले जब फ्रैक्टल शुरू हुआ, तो हमने ये सोचा कि क्या हम मैथ और ह्यूमन बिहेवियर को कंबाइन कर सकते हैं? क्या हम गणित को यूज़ करके ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उससे डिसीजंस हेल्प कर सकते हैं? ये हमारा आइडिया था। हम 6 लोग थे, हमने जो शुरू किया, उसमें से अब हम 2 लोग
फाउंडर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी 4 ने बीच बीच में अलग-अलग टाइम पे उन्होंने अलग अपना उन्होंने छोड़ दिया और कुछ अलग करना शुरू किया उन्होंने। बट हम 2 फाउंडर हैं जो अभी भी रन कर रहे हैं, 25 इयर्स हो गया है। लास्ट 13 इयर्स से हम 2 फाउंडर्स रन कर रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि हम अगले 10, 15, 20, 25 साल तक यही करते रहेंगे। क्या बात है, चलिए। अब ये तो सर पास की बात होगी, अभी टॉक ऑफ द टाउन है एआई हर जगह, मतलब कहीं ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार नहीं होगी जिसमें एआई की बात नहीं होती है। आजकल हर सीईओ एमडी को अगर एआई के बारे में नहीं पता होता तो पता चलता कि यार इसको कुछ आता नहीं है क्या। और दूसरी तरफ एक तरफ ये भी चल रहा है कि एआई कंपनियां बहुत बड़ा बिजनेस कर लेगी, आईटी कंपनियां डूब जाएगी एआई के चक्कर में। इन सब में आपको एआई का फ्यूचर और एआई के फ्यूचर को साथ में आईटी कंपनी के साथ कंपेयर करें तो आपका व्यू मैं जानना चाहता हूं श्रीकांत जी। ये जो जो आईटी कंपनियां हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उनका जो काम है, उन काम में एआई की मदद, अभी एआई जो है कोड लिखता है बहुत अच्छे से। सो अगर आईटी कंपनीज बहुत सारा कोड लिखते हैं हर दिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए, अगर ये कोड लिखना बहुत आसान हो जाए और उसमें अगर 100 लोगों के बजाय आपको 10 लोगों की ज़रूरत पड़े, तो उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो पीपल इंटू टाइम है। कितने लोग कितने समय तक काम करते हैं उसके ऊपर से उनका रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो जब इस पर अगर एआई उसको कंप्रेस कर देती है, 100 की जगह आपको 10 लोग ही चाहिए होंगे, तो उनका रेवेन्यू भी 1/10 हो जाएगा। तो ये डेंजर है। तो इसको डेंजर को सॉल्व करने के लिए आईटी कंपनियां को आउटपुट बेस्ड और लाइसेंस बेस्ड और सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल्स में ट्रांसफर करना होगा अपने आप को। तो एक इनके लिए एक बड़ा थ्रेट है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जब एआई आके ये सब प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं कि काम कम हो जाएगा। काम तो बहुत है, आईटी आईटी का काम बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत कम है। हमको इससे 1000x टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो सकता है। तो आईटी कंपनीज को इसको सॉल्व करना होगा, एआई को एम्ब्रेस करना होगा और अपने काम को और बढ़ाना होगा उस तरह से। तो अभी जो थ्रेट है उनको एड्रेस करने के लिए अपने टैलेंट को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस मॉडल को रीइन्वेंट करना पड़ेगा और एआई को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम एआई कंपनी है, तो ये जो डिसरप्शन हो रहा है, हमारे जैसे कंपनीज ही ये डिसरप्शन कर रहे हैं। सही है सर। लेकिन एक चीज़ और है, जो लोग जिनके मन में डर है कि एआई कंपनियां रेवेन्यू नहीं कमाती, प्रॉफिट नहीं कमाती, वो गलत है ना। एक एक इस चीज़ पे आप जरा अपनी राय दें, क्योंकि आपका तो प्रॉफिटेबल है और आप कह रहे हैं 2003 से प्रॉफिटेबल है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो है कि कई बार लोग कहते हैं कि एआई की आप मदद तो ले लीजिए, लेकिन एआई से जो रिजल्ट आएगा वो रिलायबल नहीं है। उसको फिर से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या 100%, क्योंकि वो जब एआई से रिजल्ट आप मांगते भी तो वो कहते हैं कि भाई अपनी सावधानी आप खुद रखिए, देख लीजिएगा हमारा रिजल्ट बराबर है कि नहीं 100%। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आती है अपने क्लाइंट से कभी? जी, एआई मॉडल्स अभी फुल्ली एक्यूरेट नहीं है। और उनके जो रिजल्ट्स हैं कभी स्पेशली जो चैट जीपीटी और जेमिनाई और ऐसे जो मॉडल्स हैं, ये इनका जो जिस तरह से ये एआई मॉडल्स लर्न करते हैं, इनका टेक्नोलॉजी ऐसा है कि ये हेलुसिनेशन या गलत फैक्ट्स को यूज करते ही हैं। ये उनका एक प्रॉब्लम है, ये अभी सॉल्व नहीं होगा। जबकि मॉडल्स बेटर हो रहे हैं तो थोड़ा उनकी एक्यूरेसी बढ़ रही है और ये एरर्स कम हो रहे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम अभी बहुत सालों तक नहीं सॉल्व होगा। तो एआई मॉडल्स ऐसे नहीं कि 100% रिलायबल हैं, लेकिन ये हमको देखना होगा कि कोई भी प्रोसेस जिसमें आप एआई ला रहे हैं, वो करंट प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसमें एग्जिस्टिंग ह्यूमन एक्यूरेसी क्या लेवल पर है। जैसे आप मान लेते हैं ड्राइविंग, अभी ड्राइविंग ऐसा है कि हर साल करीब करीब 10 लाख लोग दुनिया के हर जगह पे एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग में हम एरर्स करते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग मरते हैं। अगर अब वेमो जैसी गाड़ी आ जाए जिसमें एआई टेक्नोलॉजी हो और ये इससे कम गलतियां करे, तो उससे कई सारे जानें बच सकती हैं। सो अभी वेमो 10 मिलियन ट्रिप्स कर चुका है, 50 मिलियन माइल ड्राइव कर चुका है, उसमें एक भी आदमी नहीं मरा है। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और ह्यूमन एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकता है, तो इसको अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये दुनिया को आगे बढ़ाएगा। सो एआई का परफेक्शन का गोल नहीं है, एआई का गोल है ह्यूमन एक्यूरेसी, ह्यूमन बेंचमार्क को सिग्निफिकेंटली कंसिस्टेंटली बीट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सही बात आपने। श्रीकांत सर कितनी उम्र है आपकी? मैं अभी 51 साल का हूँ। हाँ, 51 रियली? यस।
अरे सर आपको देख के लगता ही नहीं 51 साल के हैं, लेकिन वाह आपने क्या कंपनी बनाई और क्या काम किया। मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत सीखने को भी मिला। ये हमारे देश में भी ऐसी कंपनियां हैं जो एआई के मामले में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा काम कर रही है। और आपका तो ज़्यादातर बिजनेस भी अमेरिका से है, राइट? 65% के आसपास। जी। बहुत बढ़िया सर। आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़। इसी तरह से बढ़िया काम करते रहें। और जो आप कह रहे हैं कि अगले 20, 25, 30 साल तक हम यही काम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी देश की दिग्गज एआई कंपनी बने, दुनिया भर की भी बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या बात है, गजब, मज़ा आ गया। मतलब क्या क्या काम हो रहा है देश में और कैसे कैसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को जो लगता है ना कि एआई वाले बिजनेस में पैसा नहीं बनता, देखो हिंदुस्तान के लोग बना रहे हैं। और आज से नहीं बना रहे हैं, 22 साल से बना रहे हैं, 23 साल से, 2003 से प्रॉफिटेबल है कंपनी। और 2000 से एआई से रिलेटेड धीरे धीरे, वो तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती, चीज़ें बदलती है। लेकिन पहले एक ज़माने में इसको बिग डेटा कहा जाता था, है ना? वो अलग अलग नाम बदलता जाता है, लेकिन है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैक्टल एनालिटिक्स। ये है वो कंपनी जिससे आपने मुलाकात की। आई एम श्योर आपको सुन के समझ के बड़ा मज़ा आया होगा।